नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में, या अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित आपके एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, इस बारे में हम बिल्कुल सटीक और सही जानकारी आपको दे रहे हैं। दोस्तों, अंतरिक्ष अनुसंधान को अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो बहुत सारी रोचक और शानदार जानकारी आपको मिलेगी, लेकिन यहाँ पर मेरा पर्पज़ है कि आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसको इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ उसको पढ़कर आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो आइए दोस्तों, अंतरिक्ष अनुसंधान में पहला और इम्पॉर्टेंट जो जानकारी है वो ये है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसको कहा जाता है? विक्रम साराभाई को। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसको कहा जाता है? विक्रम साराभाई को। दोस्तों, अभी चंद्रयान 2 जब भेजा गया था तो उसके लैंडर का नाम, लैंडर क्या होता है इस बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन इन्हीं विक्रम साराभाई के नाम से उस लैंडर का नाम क्या रखा गया था? विक्रम। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? विक्रम साराभाई। चंद्रयान 2 का जो लैंडर है उसका नाम विक्रम किसके नाम से रखा गया? विक्रम साराभाई, जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित एक संगठन है जिसका नाम है इसरो। इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। हिंदी में भी आपको याद रखना है। देखो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यह है इसरो, और इसकी स्थापना 1969 में की गई। ये आपको याद रखना है। इसरो की स्थापना कब की गई? 1969 में। और इसरो का मुख्यालय या इसरो की स्थापना कहाँ की गई? बेंगलुरु में। ये आपको याद रखना है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। इसकी स्थापना कहाँ की, कब की गई? 1969 में। और इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। पहला कृत्रिम उपग्रह भारत के द्वारा जिसका नाम है आर्यभट्ट, कब भेजा गया? 19 अप्रैल 1975 को। 19 अप्रैल 1975, ये डेट बहुत सारे एग्जामों में पूछी जा चुकी है। प्रथम जो कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट है वो कब भेजा गया? 19 अप्रैल 1975 को। 1979 में भास्कर प्रथम उपग्रह भेजा गया। ये आर्यभट्ट है। भास्कर फर्स्ट उपग्रह, भास्कर सीरीज का जो पहला उपग्रह है वो 1979 में भेजा गया। 69 में तो इसरो की स्थापना हुई थी। देखिए, ये जो इसरो है इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पहले अध्यक्ष कौन है? विक्रम साराभाई। और अभी जो अध्यक्ष है, 10वें अध्यक्ष, उनका नाम है के सिवान। ये वर्तमान के अभी अध्यक्ष है, और 2018 में ये क्या बने थे? इसरो के अध्यक्ष बने थे। के सिवान को 2019 में तमिलनाडु सरकार द्वारा, ये याद रखना है, किसके द्वारा? तमिलनाडु सरकार के द्वारा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड दिया गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड किसको दिया गया? के सिवान। के सिवान कौन है? इसरो के अभी वर्तमान अध्यक्ष। कौन से नंबर के? 10वें। पहले नंबर के कौन थे? विक्रम साराभाई। प्रोफेसर सतीश धवन भी इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन या इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट रहे, और सबसे ज़्यादा समय तक इसरो के अध्यक्ष रहे प्रोफेसर सतीश धवन। लेकिन पहले कौन है? विक्रम साराभाई। प्रोफेसर सतीश धवन इसके तीसरे अध्यक्ष थे, और वो सबसे ज़्यादा इसरो के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे। अगर लंबे समय तक सबसे ज़्यादा अगर अध्यक्ष आपको पूछा जाए कि इसरो के वे अध्यक्ष जिनका जो समय है वो सबसे ज़्यादा लंबा रहा है, वो किसका है? प्रोफेसर सतीश धवन का।
पहले कौन है? विक्रम साराभाई। और के सिवान कौन से नंबर के? 10वें नंबर में। इनको कौन सा अवार्ड दिया गया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड 2019 में किसने दिया? तमिलनाडु सरकार ने। यहाँ पर देखिए कुछ अंतरिक्ष जो अनुसंधान है उससे संबंधित सेंटर है, ये आपको 3 सेंटर अच्छे से याद रखना है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, यहाँ पर प्रमोचन यान, किसी भी सैटेलाइट को ऊपर भेजने के लिए प्रमोचन यान बनाने का काम विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर करता है। ये तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम केरल। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। सतीश धवन, जिनके बारे में बता रहा था, इसरो के सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति सतीश धवन। अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कौन सी जगह पर है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ पर है? हैदराबाद में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम, केरल में। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है एंट्रिक्स। क्या है एंट्रिक्स? एंट्रिक्स की स्थापना 1992 में 1992 में हुई। ये वाणिज्य इकाई है इसरो की। इसरो की वाणिज्य इकाई को किस नाम से जाना जाता है? एंट्रिक्स के नाम से। और इसका मुख्यालय भी कहाँ है? बेंगलुरु में है। और बेंगलुरु में ही किसका मुख्यालय है? इसरो का। इसरो की वाणिज्य इकाई एंट्रिक्स। एंट्रिक्स की स्थापना कब हुई? 1992 में। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। 2008 में इस एंट्रिक्स को लघु रत्न कंपनी कहा गया। लघु रत्न कंपनी, लघु रत्न कंपनी कहा गया एंट्रिक्स को। और एंट्रिक्स वाणिज्य इकाई है किसकी? इसरो की। इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। देखिए जोधपुर के अंदर पश्चिमी वेस्टर्न रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की स्थापना की गई। पश्चिमी या वेस्टर्न रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की स्थापना कहाँ पर की गई? जोधपुर में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सौर वेधशाला की स्थापना उदयपुर में की गई। कौन सी झील पर? पिछोला झील में। पिछोला झील में सौर वेधशाला कहाँ पर है? उदयपुर। और इंफ्रारेड वेधशाला कहाँ पर है? माउंट आबू। भारत की जो अंतरिक्ष अनुसंधान है संस्था है, या यूँ कह सकते हैं एजेंसी है, वो है, उसका नाम है इसरो। यूएसए की कौन है? नासा। और रूस की क्या नाम है? रोसकोसमोस। भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित संस्था है इसरो। यूएसए की कौन है? नासा। और रूस की कौन है? रोसकोसमोस। ये जानकारियां थी अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित। अंतरिक्ष अनुसंधान टॉपिक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसको आप जबरदस्ती लंबा बनाने की कोशिश नहीं करें। एग्जाम में आपसे ये सवाल पूछे जाते हैं कि पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट कब भेजा गया? 19 अप्रैल 1975 को। तो मैं आपको बहुत सारे एग्जाम के क्वेश्चन कंपाइल करके आपको बता रहा हूँ। आप वीडियो में जो डाटा मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं उनको अच्छे से याद करें, बार बार रिवाइज करें। कोई सा भी एग्जाम हो, अगर अंतरिक्ष अनुसंधान से क्वेश्चन आता है तो आपका आराम से सोल्व हो जाएगा। बस इन डाटा को आप अच्छी तरीके से याद कर ले, लिख लिख के प्रैक्टिस कर ले। इसके अलावा आपको अंतरिक्ष अनुसंधान में कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ऑर्बिट या कक्षा के बारे में मैं आपको एक जानकारी देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर बनाई है अर्थ या पृथ्वी। यहाँ से 200 से लेकर 2000 किलोमीटर तक की, मान लीजिए यहाँ से ये 200 और 200 से लेकर 2000 किलोमीटर तक की जो कक्षा है उसको कहते हैं निम्न भूकक्षा। निम्न भूकक्षा, या इसी को कहते हैं ध्रुवीय कक्षा, पोलर ऑर्बिट।
एक बार फिर बता रहा हूँ, पृथ्वी से 200 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक की ऊंचाई की जो कक्षा है, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो कक्षा है इसको कहा जाएगा ध्रुवीय कक्षा, पोलर ऑर्बिट या निम्न भू कक्षा। देख लीजिए, निम्न भू कक्षा कहां से कहां तक? 200 से 2000 किलोमीटर तक। इस वाली कक्षा में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन एस्ट्रोसेट स्थित है। ये महत्वपूर्ण बात है। अंतरिक्ष का जो स्टेशन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन एस्ट्रोसेट जिसको कहते हैं, वो कौन सी भू कक्षा में है? निम्न भू कक्षा में है। लो अर्थ ऑर्बिट कहां से कहां तक? 200 से 2000 किलोमीटर तक। इसी को पोलर ऑर्बिट भी कहा जाता है। अब यहां 2000 से लेकर 35,786 तक किलोमीटर, ये किलोमीटर में है, 2000 किलोमीटर से 35,786 किलोमीटर तक की जो कक्षा है उसको कहेंगे मध्य भू कक्षा, बीच वाली। और इस मध्य भू कक्षा में ही रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट या नेविगेशन उपग्रह जितने भी हैं वो कौन सी भू कक्षा में है? मध्य भू कक्षा में। फिर 36 किलोमीटर एग्जैक्ट 36 किलोमीटर की ऊंचाई पर, पृथ्वी से 36 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो ग्रह होते हैं उनको कहते हैं भूस्थैतिक उपग्रह। 36 किलोमीटर नहीं, 36,000 किलोमीटर, ये जरूर, सॉरी मैंने शायद 36 किलोमीटर बोल दिया। उसके बाद देखिए 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो कक्षा है उसमें जो ग्रह होंगे उनको कहेंगे भूस्थैतिक उपग्रह या भूतुल्यकालिक उपग्रह। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कितनी ऊंचाई पर? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। कई एग्जाम में सीधा क्वेश्चन, भूस्थैतिक उपग्रह, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। और जितने भी संचार उपग्रह है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, वो कहां पर, कौन सी कक्षा में? भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित किए जाते हैं। और भूस्थैतिक कक्षा कहां पर है? पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। 2000 से लेकर 35,786 किलोमीटर तक की मध्य भू कक्षा और 200 से लेकर 2000 किलोमीटर की निम्न भू कक्षा जिसको ध्रुवीय कक्षा भी कहते हैं। ध्रुवीय कक्षा में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन एस्ट्रोसेट स्थित है। मध्य भू कक्षा में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट या नेविगेशन उपग्रह इसी कक्षा में छोड़े जाते हैं। और भूस्थैतिक जो कक्षा है उसमें भूस्थैतिक उपग्रह जो खासकर कम्युनिकेशन या संचार उपग्रह, जितने भी जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, टीवी वाले, है ना, ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन के लिए, संचार उपग्रह जो भी होगा वो किस में छोड़ा जाएगा? भूस्थैतिक कक्षा में, जो पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर है। एक बात आप याद रख लें कि जियो स्टेशनरी, भूस्थैतिक क्यों कह रहे हैं? कि पृथ्वी से देखने पर ये ग्रह स्थिर दिखाई देते हैं। जियो स्टेशनरी क्यों? मान लो यहां पर पृथ्वी पर आप खड़े हैं, जिस स्पीड से पृथ्वी घूम रही है उसी स्पीड से ये ग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो पृथ्वी पर जो है उसको ये स्थिर दिखाई देता है। ऐसा क्यों? एक तो इसकी ऊंचाई, अगर 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर कोई उपग्रह आपने भेजा है तो वो जब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो उसकी स्पीड या वो पृथ्वी के घूमने की जो गति है उसी हिसाब से ये यहाँ पर चक्कर लगाएगा।
ताकि पृथ्वी से यह उपग्रह स्थिर दिखाई देता है, इसलिए इसको भू स्थिर उपग्रह भी कहते हैं। वैसे ऐसा इसलिए भी है कि कम्युनिकेशन सिस्टम या संचार उपग्रह जब भी छोड़े जाएंगे, जैसे भारत की कम्युनिकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए उपग्रह छोड़ा गया, तो वो भारत को केंद्रित करके इंडिया को ध्यान में रख के फिर सेट किया जाएगा। कौन सी कक्षा में? भूस्थितिक या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। अब उसकी स्पीड पृथ्वी के बराबर ही होनी चाहिए ताकि वो हमेशा भारत के बारे में ही बताए। ऐसा नहीं है उसकी स्पीड अगर कम ज़्यादा हो गई तो भेजा भारत वालों ने और वो चाइना के बारे में बता रहा है। ये भी एक मज़ेदार बात है कि सर दूसरे देश फिर तो कोई भी सैटेलाइट भेजकर हमारे देश की संपूर्ण जानकारियां इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अंतरिक्ष अनुसंधान के साथ साथ सभी देश इस पर भी काम कर रहे हैं कि कोई ऐसे सैटेलाइट जो उनकी खुद की देश के बारे में जानकारी दूसरे देश तक पहुंचाने में काम कर रहे हैं, उनको मिसाइल के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन जियो स्टेशनरी कितनी ऊंचाई पर? 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर। जिस गति से पृथ्वी घूमती है उसी गति से ये ग्रह पृथ्वी के चारों ओर, या यह उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसमें ऊंचाई बड़ी महत्वपूर्ण है, 36,000 किलोमीटर। भूस्थितिक उपग्रह, भू स्थिर कक्षा इसी को कहा जाएगा। देखिए ध्यान से, अब आपको उपग्रह भेजना है। आपके पास 3 कक्षाएं हैं। उस उपग्रह को, जैसे ये उपग्रह है तो ये इस उपग्रह को ले जाने के लिए भी कोई व्हीकल होना चाहिए, कोई यान होना चाहिए जो इस उपग्रह को संबंधित कक्षा में लेके जाए। जैसे यहाँ देख लीजिए, ये क्या है? उपग्रह, और ये मार्कर यान है। ये देखिए यहाँ पर ये उपग्रह है। इसको आपको इस यान के द्वारा संबंधित कक्षा में लेके जाना है, ये वहाँ जाके छोड़ देगा। तो जो व्हीकल है वो 2 प्रकार के होते हैं, PSLV और GSLV। ये ध्यान रखना है। PSLV व्हीकल है, GSLV भी व्हीकल है। दोनों में क्या फर्क है? ये वाला व्हीकल 2000 किलो वजन तक का सैटेलाइट ले जा सकता है। GSLV ये वाला व्हीकल 4000 किलो तक का सैटेलाइट ले जा सकता है। इस वाले व्हीकल में सॉलिड लिक्विड इसी प्रकार का ईंधन या फ्यूल भरा जाता है, लेकिन GSLV में क्रायोजेनिक, बहुत कम तापमान पर जो ईंधन ऊर्जा दे उसको कहते हैं क्रायोजेनिक ईंधन, और क्रायोजेनिक इंजन का भी इस्तेमाल किया जाता है GSLV में। लेकिन भारत देश ज़्यादातर किस व्हीकल का इस्तेमाल करता है? PSLV के। भारत ज़्यादा सफल कौन से व्हीकल में है? PSLV। देखो PSLV पूरा नाम देखिए पहले तो, कई एग्जाम में सीधा सवाल भी पूछा जाता है। पूरा नाम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GTO जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। किसी भी उपग्रह को कहीं पर भी भेजना है तो पहले एक कक्षा तक उसको भेजा जाता है, उसको कहते हैं GTO, और फिर इस GTO से थ्रस्टर द्वारा कुछ अलग से फोर्स लगाकर उसको संबंधित ऑर्बिट में भेजा जाता है। तो फर्स्ट टाइम में कहाँ भेजा जाता है? GTO, जिसको कहते हैं जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, और उसके बाद संबंधित कक्षा में। अब यहाँ ध्यान से देखिए, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये वाला जो व्हीकल है ये सैटेलाइट को निम्न भूकक्षा या ध्रुवीय कक्षा में स्थापित करने के काम में आता है, नाम से पता लग रहा है। और GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये वाला जो है वो सैटेलाइट को भूस्थितिक कक्षा या
भूतुल्यकालिक कक्षा जिसकी ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है, इसमें अगर आपको किसी सैटेलाइट को भेजना है तो किस व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे? GSLV। PSLV और GSLV आपके सामने क्लियर है। ये कम वजन ले जाता है, ये ज़्यादा वजन, और इसमें क्रायोजेनिक ईंधन या इंजन का यूज किया जाता है। लेकिन भारत देश सबसे ज़्यादा सफल किसमें है? PSLV द्वारा सैटेलाइट भेजने में। सन 1993 में PSLV का एक असफल प्रयास हुआ, लेकिन उसके एक साल बाद 1994 में PSLV D2 सफलतापूर्वक भेजा गया। PSLV एक लॉन्च व्हीकल है जो किसी भी सैटेलाइट को पोलर ऑर्बिट में भेज सकता है। पोलर ऑर्बिट पृथ्वी की या समुद्र तल से 200 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो ऑर्बिट है उसको पोलर ऑर्बिट या निम्न भूकक्षा लोअर अर्थ ऑर्बिट भी कहते हैं। तो ये PSLV का पहला सफल प्रयास 1994 में, और कौन सा PSLV D2 ये नाम है। GTO में आपको फिर बता दूं, किसी भी सैटेलाइट को संबंधित कक्षा में भेजने से पहले एक पर्टिकुलर जगह भेजा जाता है जिसको कहते हैं GTO, और इस GTO से थ्रस्टर के द्वारा उसको संबंधित कक्षा में भेज दिया जाता है। जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, भूतुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा। जैसे किसी सैटेलाइट को यहाँ पर भेजना है भूस्थितिक कक्षा में, तो पहले उसको यहाँ GTO भेजना पड़ेगा। मान लीजिए ये जगह GTO है, फिर थ्रस्टर के द्वारा उसको संबंधित कक्षा में भेज दिया जाएगा। पहले चांस में उसको GTO भेजा जाएगा, और देखिए फिर ये घूमता रहेगा ऐसे, फिर थ्रस्टर द्वारा फिर यहाँ ऐसे गोल घूमते घूमते संबंधित कक्षा में उसको स्थापित कर दिया जाएगा। तो GTO का पूरा नाम GSLV, PSLV, भूतुल्यकालिक कक्षा या भूस्थितिक कक्षा या भूतुल्यकालिक उपग्रह या भूस्थितिक उपग्रह। कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। इनके पृथ्वी के चारों ओर गति करने की जो स्पीड है वो कितनी है? जितना पृथ्वी घूमती है, जिस स्पीड से पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। अंतरिक्ष अनुसंधान में सबसे महत्वपूर्ण बातें और मैं आपको बता रहा हूं, इसमें है चंद्रयान फर्स्ट। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट भेजा गया। कहां से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। क्यों भेजा गया? चंद्रमा पर जल की उपलब्धता को चेक करने के लिए। क्या चंद्रमा पर पानी मौजूद है, इसको चेक करने के लिए चंद्रयान फर्स्ट किस तारीख को भेजा गया? 22 अक्टूबर 2008 को। कहां से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, जो कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। चंद्रयान को भेजने के लिए जिस व्हीकल का इस्तेमाल किया गया उसका नाम था PSLV C11। चंद्रमा की कक्षा के बारे में या चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने वाला भारत कौन सा देश बन गया? छठा देश। चंद्रमा पर जो मिशन होते हैं वो 3 फेज में होते हैं। एक है ऑर्बिटर मिशन, एक है लैंडर मिशन या लैडर मिशन या रोवर। 3 बातें। पहले मिशन में आपको केवल आपका सैटेलाइट चंद्रमा की कक्षा में फिट करना है, वो चंद्रमा के चारों ओर गति करे। इस मिशन को तो कहते हैं ऑर्बिटर मिशन। दूसरे मिशन में कोई सैटेलाइट चंद्रमा की सतह पर, चंद्रमा के धरातल पर उतरे या वहां पर लैंड करें, उसको कहेंगे लैंडर। और तीसरे फेज में उस लैंडर में से एक सैटेलाइट का ही पार्ट निकले जो चंद्रमा पर गति भी करें, चले भी सही, जिसको कहेंगे रोवर। चंद्रयान फर्स्ट जो मिशन था उसमें वो केवल ऑर्बिटर मिशन था। ये बात जरूर याद रखें, चंद्रयान फर्स्ट केवल और केवल ऑर्बिटर मिशन था
उसमें सैटेलाइट को चंद्रमा के चारों ओर केवल कक्षा में स्थापित करना था, वो चंद्रमा के चारों ओर गति करता रहे बस। और चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने वाला भारत कौन सा देश बन गया? छठा देश। चंद्रयान फर्स्ट को भेजने के लिए किस व्हीकल का इस्तेमाल किया हुआ? PSLV C11। कहाँ से भेजा गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में है। चंद्रयान फर्स्ट 22 अक्टूबर 2008 को भेजा गया। क्या रीजन था? चंद्रमा पर जल की उपलब्धता को तय करने के लिए, पहचानने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए चंद्रयान फर्स्ट भेजा गया। लेकिन फिर कह रहा हूं, चंद्रयान फर्स्ट केवल ऑर्बिटर मिशन था। चंद्रयान सेकंड देखिए, 22 जुलाई 2019 को ये भेजा गया। इसके लिए जो व्हीकल का इस्तेमाल हुआ वो था GSLV MK3 M फर्स्ट। ये जरूर याद रखना आपको। और इसी क्रम में GSLV MK3 M फर्स्ट, इसी व्हीकल को बाहुबली कहा जाता है। बाहुबली क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 3850 किलो के सैटेलाइट को लेकर उड़ा। बाहुबली की कैपेसिटी 4000 किलो तक के सैटेलाइट को वो ले जा सकता था। भारी भरकम सैटेलाइट को लेकर GSLV MK3 M1 उड़ा, इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया गया? बाहुबली। इसने तय दूरी कितनी? 3.84 लाख किलोमीटर दूरी तय की। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी इतनी है, कितनी? 3.84 लाख किलोमीटर। चंद्रयान 2 भेजने के पीछे रीजन ये था कि ये चांद की भौगोलिक संरचना और चांद पर आने वाले भूकंप की जानकारी दे सके। चंद्रयान 2 मिशन, उसमें लैंडर भी था और रोवर भी था, क्योंकि भारत चंद्रयान फर्स्ट के द्वारा ऑर्बिटर मिशन पूरा कर चुका था। अब उसे चंद्रमा की धरती पर उतरना था और वहां पर रोवर के द्वारा चलना भी था। लेकिन चंद्रयान 2 सफल होने ही वाला था, लेकिन चंद्रमा के धरातल से 2 किलोमीटर की दूरी से पहले जो चंद्रयान सेकंड का लैंडर था विक्रम, उसकी स्पीड तेज हो गई और वो चंद्रमा की धरती पर या चंद्रमा के धरातल पर क्रैश हो गया। देखिए, भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश हो जाता अगर चंद्रयान 2 मिशन सफल हो जाता। चंद्रयान 2 मिशन लगभग 95% सफल हो ही गया था। लेकिन एक बार फिर बता रहा हूं, चंद्रयान 2 में जो लैंडर भेजा गया था उसका नाम था विक्रम। और इसका नाम विक्रम क्यों रखा गया? क्योंकि भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान के जो जनक माने जाते हैं विक्रम साराभाई, उनके नाम से लैंडर का नाम विक्रम। और रोवर का नाम संस्कृत में ज्ञान शब्द से बना है प्रज्ञान, तो रोवर का नाम प्रज्ञान रखा है। लेकिन चंद्रमा की धरती या धरातल के पहुंचने के 2 किलोमीटर पहले इस लैंडर विक्रम की स्पीड तेज हो गई और ये चंद्रमा के धरातल पर क्रैश हो गया और भारत का अभियान असफल हो गया। अगर सफल हो जाता तो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारत पहला देश होता जो लैंड कर गया। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश भारत होता। हुआ नहीं है दोस्तों। अगर चंद्रयान सेकंड मिशन सफल होता, क्योंकि भारत का चंद्रयान सेकंड चंद्रमा के कौन से ध्रुव पर? दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करता। लेकिन ये मिशन लगभग सफल होने ही वाला था, लेकिन नहीं हुआ। कारण मैं आपको बता रहा हूं, अचानक 2 किलोमीटर पहले ही लैंडर विक्रम की स्पीड तेज हो गई और वो क्रैश हो गया। कहां पर? चंद्रमा की धरती पर। रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। इसको ले जाने वाला व्हीकल कौन था? GSLV MK3 M1, जिसको किस नाम से जाना जाता है? बाहुबली के नाम से। कितने किलो? 3850 किलो के सैटेलाइट को लेकर ये उड़ा। इसकी क्षमता कितनी है? 4000 किलो। चंद्रयान 2 कौन सा मिशन था? लैंडर और रोवर मिशन था। चंद्रयान फर्स्ट कौन सा मिशन था? ऑर्बिटर मिशन था।
चंद्रयान फर्स्ट में व्हीकल कौन था? PSLV। सेकंड में कौन था? GSLV। अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित क्वेश्चन मैं आपको फिर कह रहा हूं, कहीं पर भी आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। पूरे वीडियो की एक एक लाइन मैंने आपको क्लियरिटी से और बार बार रिवाइज करके समझाई है, इसलिए अच्छे से चीजों को पढ़ें, बार बार रिवाइज करें और इस वीडियो को आप बिल्कुल कंठस्थ कर लें। अंतरिक्ष अनुसंधान का कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान करने वाला नहीं है। अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित कुछ और जानकारियां मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, आपको अच्छे से पता होगा अपोलो सेकंड अभियान USA का 1969 में USA ने पहला चंद्रमा पर यात्री भेजा। नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा की धरती पर पैर रखा। उनके साथ जो यात्री थे उनका नाम भी आप याद रख सकते हैं, एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। अपोलो नील आर्मस्ट्रांग कौन से अभियान के तहत? अपोलो सेकंड अभियान किसने भेजा? USA ने 1969 में। उसके बाद आप भारत पर आ जाइए सीधा। मंगलयान मिशन, इसको मोम भी कहते हैं, मार्स ऑर्बिटर मिशन। इससे आप समझ गए होंगे। अब ऑर्बिटर मिशन का मतलब है कि आपको सैटेलाइट मार्स या मंगल ग्रह की कक्षा में फिट करना है। बस वो मंगल ग्रह की कक्षा में चारों ओर मंगल ग्रह के चक्कर लगाता रहे और वहां से जानकारियां लेता रहे। किसी भी ग्रह के चारों तरफ अगर आपको सैटेलाइट भेजना है तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, एक बार फिर बता रहा हूं, ये अर्थ है। यहां से पहले सैटेलाइट को GTO भेजो, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, और इसके बाद थ्रस्टर के द्वारा, मान लीजिए ये मंगल ग्रह है तो उसको मंगल ग्रह की ऑर्बिट में फिट कर दिया जाएगा और वो मंगल ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता रहेगा। 5 नवंबर 2013 को मंगलयान मिशन प्रक्षेपण किया गया। मंगल ग्रह की कक्षा में ये पहुंचा 24 सितंबर 2014 को। इसको यहां तक पहुंचने में 299 दिन लगे, 299 डेज, और वहां तक पहुंचने में खर्चा लगा 450 करोड़ का, जो ज़्यादा खर्चा नहीं है। बहुत सस्ते में भारत के वैज्ञानिकों ने मंगल की कक्षा में सैटेलाइट को पहुंचा दिया। मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला भारत कौन सा देश बन गया? चौथा देश। उससे पहले अमेरिका, रूस और यूरोप पहुंच गए थे। भारत का कौन सा स्थान हो गया? चौथा। मंगलयान भेजने के लिए जिस व्हीकल का इस्तेमाल किया गया, PSLV C-25। देख लीजिए आप, मंगल ग्रह की कक्षा में भी भारत ने PSLV C-25 द्वारा सैटेलाइट पहुंचा दिया। इसलिए मैं आपको लिखवाया था कि भारत PSLV और GSLV में से ज़्यादा सफल किसमें है? PSLV में। और ये मंगल ग्रह पर मीथेन गैस की, CH4 मीथेन गैस की उपस्थिति के बारे में जानकारी देगा। मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। 2000 रुपए के नोट पर किस यान के बारे में? मंगलयान या मार्स ऑर्बिटर मिशन के बारे में फोटो दी गई है। मंगलयान का चित्र 2000 रुपए के नोट पर है। मंगलयान मंगल की कक्षा में भेजा गया। मीथेन गैस की उपस्थिति, अगर मंगल ग्रह पर मीथेन गैस है तो वहां पर जीवन संभव है, इसलिए मीथेन गैस को चेक करने के लिए व्हीकल कौन सा है? PSLV C-25। भारत कौन सा देश बन गया मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला? चौथा देश। या मंगलयान मंगल ग्रह की सतह पर पहुंचने वाला सिस्टम नहीं है, केवल इससे भेजा गया सैटेलाइट मंगल की कक्षा में चक्कर लगाएगा। ये देख लीजिए आप। तो 5 नवंबर 2013 को भेजा गया। 299 दिन बाद 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में पहुंच गया। 450 करोड़ का खर्चा आया और मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला भारत कौन सा देश बन गया? चौथा देश। एक और है मिशन शक्ति, जिसको कहते हैं एसेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको भी बता रहा था कि जब आप जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भेजते हैं, जो आपके देश पर कम्युनिकेशन सिस्टम या संचार सिस्टम को कंट्रोल करते हैं,
ऐसा नहीं है कि वो दूसरे देश के संचार सिस्टम को कंट्रोल करने लग जाए। वैसे अंतरिक्ष अभियान में भी भारत को बाकी देशों के बराबर आना पड़ेगा, क्योंकि आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में भारत अच्छे से डेवलप है, लेकिन यहाँ से भी जासूसी की जा सकती है। अगर कोई दूसरा देश भारत की जानकारियां लेने के लिए कोई सैटेलाइट भेजे तो भारत उसको मिसाइल के द्वारा नीचे गिरा सके। तो इसके लिए मिशन शक्ति, और ये क्या है, एसेट, इसका प्रक्षेपण कब किया गया, 27 मार्च 2019 को। और एसेट का मतलब है एंटी सैटेलाइट मिसाइल। एंटी का मतलब सैटेलाइट को नष्ट करने वाली मिसाइल। इसका प्रक्षेपण कहां से किया गया, डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप से। पहले जिस द्वीप का नाम व्हीलर द्वीप हुआ करता था उसको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहा गया। और यहां से भारत की पहली एसेट एंटी सैटेलाइट मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया और पहली बार में एसेट या एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। एसेट का मतलब है एंटी सैटेलाइट मिसाइल, और एंटी सैटेलाइट मिसाइल के परीक्षण में भारत का कौन सा स्थान है, चौथा स्थान। उससे पहले चाइना, अमेरिका और रशिया सैटेलाइट को नष्ट करने वाली मिसाइल को लॉन्च कर चुके हैं। भारत इसमें कौन से स्थान पर है, चौथे स्थान पर। इस एसेट मिसाइल या एंटी सैटेलाइट मिसाइल का निर्माण डीआरडीओ ने किया, और जब इसका प्रक्षेपण किया गया या इसका यूज किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, तो 300 किलोमीटर ऊंचाई पर एक उपग्रह को इस मिसाइल के द्वारा नष्ट किया गया। और 300 किलोमीटर ऊंचाई कौन सी हो गई, लोअर अर्थ ऑर्बिट या ध्रुवीय कक्षा, क्योंकि 200 से लेकर 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक कौन सी कक्षा है, ध्रुवीय कक्षा। तो ध्रुवीय कक्षा में उपस्थित एक उपग्रह को एसेट के द्वारा क्या कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित एक और पॉइंट है IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, और ये सिस्टम मछुआरों को समर्पित है, इसलिए इसका नाम नाविक रखा गया। और नाविक का पूरा नाम नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। नाविक का पूरा नाम पूछा जा सकता है, IRNSS का पूरा नाम पूछा जा सकता है। इसमें 7 सैटेलाइट भेजे जा चुके हैं, और पूरा अच्छे से जानकारी के लिए इसमें कौन सी घड़ी का इस्तेमाल किया गया, परमाणु घड़ी, और इसमें किसका इस्तेमाल होता है, रूबिडियम का। एक और बात देखिए, एस्ट्रोसेट भारत की प्रथम सौर वेधशाला 2005 में, और इसका प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से किया गया। और व्हीकल कौन सा था, PSLV C30। और सबसे चर्चित मिशन गगनयान मिशन, इस बात को आप अच्छे से याद रखें। 15 अगस्त 2018 को नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की। दिसंबर 2021 तक इसको भेजने के बारे में कहा गया था, लेकिन अभी ऐसा कुछ है नहीं। गगनयान जो है ये मिशन, और इसकी हेड किसको बनाया गया, डॉक्टर ललिता अंबिका। ये महत्वपूर्ण बात है, एक महिला को गगनयान मिशन की जिम्मेदारी दी गई, डॉक्टर ललिता अंबिका। अगर भारत इस गगनयान मिशन में, मतलब इसमें अंतरिक्ष यात्री को भेजा जाएगा स्पेस में, तो भारत चौथा देश बन जाएगा। किसके बाद, USA, रशिया और चाइना के बाद भारत ऐसा देश होगा जो अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री को लेके जाएगा। इस अंतरिक्ष या स्पेस सैटेलाइट को ले जाने का काम कौन सा यान करेगा, GSLV मार्क 3। GSLV मार्क 3 का नाम है फैट बॉडी, बहुत भारी भरकम वजन को लेके ये जाएगा। एक और लास्ट बात, जब गगनयान के द्वारा अंतरिक्ष यात्री को भेजा जाएगा तो उसको वापस भी लाना है। वापस लाने के लिए जो मिशन है उसको कहते हैं केयर, क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेयर री एंट्री एक्सपेरिमेंट। केयर क्या है, गगनयान मिशन में भेजे गए
अंतरिक्ष यात्रियों को वापस पृथ्वी तक लाने के लिए जो मिशन है वो है केयर। पूरा नाम क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेयर री एंट्री एक्सपेरिमेंट। और ये जो केयर है इसका प्रक्षेपण कहाँ से किया गया, वही श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, और इसकी लैंडिंग बंगाल की खाड़ी में हुई। केयर क्या है, गगनयान मिशन में जो अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे उनको सुरक्षित वापस पृथ्वी पर लाने का काम क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेयर री एंट्री एक्सपेरिमेंट द्वारा किया जाएगा। इसमें जो मॉड्यूल बनाया गया वो किस धातु का है, एल्यूमिनियम का। तो दोस्तों ये जानकारियाँ थी भारत के और संबंधित अंतरिक्ष अनुसंधान से। अंतरिक्ष अनुसंधान से आपके एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है, आपने ये वीडियो पूरा अच्छे से देखा है, तो आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एक एक चीज़ को आप बिल्कुल अच्छे से नोट्स बनाएं, याद करें। वैसे तो आपको ये जानकारी हो गई होगी कि अंतरिक्ष अनुसंधान में ज़्यादातर डाटा है जो आपको याद रखना है। और मैं आपको बता दूं, आपको वैज्ञानिक नहीं बनना है, आपको अंतरिक्ष यात्री नहीं है कि वहाँ जाके कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे। इन फालतू की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करें। सटीक जानकारी जो मैंने आपको बताई है वो आप याद कर लें, अच्छे से रिवाइज कर लें। आपको इस ज़माने में कंपटीशन पास करना है, बाकी फालतू बातों से आपको कोई मतलब नहीं है। अच्छे से वीडियो को देखें, अपनी तैयारी को शानदार तरीके से चलाते रहे। थैंक यू।